आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की। लगभग ये 39 नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 38 क्लासेस पॉलिटी में कर ली है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है सारी चीजों को 1 बाय 1 क्लियर किया है। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। कहां तक हुआ था एक बार सभी लोग बताएंगे, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे आज। चलो, आवाज प्रॉपर सभी को सुनाई दे रही है? ठीक है, वीडियो ऑडियो सबको सुनाई दे रही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? एक बार बता देना सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, आज बेसिकली हमको पढ़ना है भाग 14 के बारे में, भाग 14 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें चर्चा की गई है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की। ठीक है, किसकी चर्चा है भाग 14 में? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा है। अगर बात की जाए आर्टिकल कितने से कितने तक इसमें चर्चा की गई है, तो 308 नंबर से आर्टिकल से लेकर आर्टिकल नंबर 323 तक चर्चा की गई है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की। अब इसका मतलब क्या है, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बट अभी ऊपर ऊपर से सारी चीजें आप देखते जाओ। उसके बाद जब आर्टिकल आएंगे तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हेडिंग डालिए, नोट करिए, भाग 14। हेडिंग डालिए सभी लोग। भाग 14, ठीक है। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल की बात करें तो कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा? आर्टिकल 308 से लेकर कहां तक हो जाएगा? आर्टिकल 308 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, यहां से जो है इस चीज में किस चीज की चर्चा है? आर्टिकल नंबर 308 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 तक चर्चा की गई है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की। क्लियर है इतनी बातें? चलो, संघ सरकार के अधीन कौन सी सेवाएं संघ सरकार को प्राप्त है, मतलब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो संघ सरकार उसमें कानून बनाती है, ऐसे कौन से विषय हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनको हमने 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। लोक सेवाओं के वर्गीकरण को हमने 3 प्रकार से किया है। कैसे कैसे? पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आपका आईएएस आईपीएस ये सारी चीजें आ जाती है। दूसरा इसमें जो है केंद्रीय सेवाएं, और तीसरा इसमें राज्य सेवाएं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए सभी लोग। भाग 14 लिख लिया ना, आर्टिकल नंबर 308 से 323 नोट कर लिया। चलिए, लोक सेवाओं का वर्गीकरण, लोक सेवाओं का वर्गीकरण लिखिए। लोक सेवाओं का वर्गीकरण। लोक सेवाओं का वर्गीकरण, लोक सेवाओं का वर्गीकरण हमने 3 आधार पर किया है। कितने आधार पर? 3 प्रकार से हमने लोक सेवाओं का वर्गीकरण किया है। आइए अब समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये 3 आधार कौन से हैं, 3 प्रकार कौन से हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो नोट करिए सभी लोग, कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है? 3 तरह से। चल, अब ये 3 प्रकार कौन से हैं समझते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार लिखिए, इसमें पहला प्रकार है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। पहला क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवाएं। अब जो अखिल भारतीय सेवाएं थी ये ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थी। किस पर? अखिल भारतीय सेवाएं ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थी। लिखिए, ये सेवाएं ब्रिटिश
ढांचे पर आधारित थी, ढांचे पर आधारित थी, आधारित थी। कहने का मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थी, मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीएससी जो आईएएस का पेपर होता है ना, आईएएस आईपीएस, इन सारी चीजों का जब इनकी शुरुआत हुई थी तब ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश के समय ही जो है इनकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जो है प्रीवियस क्लास में कि कब हुई थी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए लेकिन आपको ध्यान है नहीं। ठीक है, तो ब्रिटिश ढांचे पर आधारित क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत पर जब उन्होंने अधिकार किया था, जब वो रूल कर रहे थे, उसी टाइम से जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं किस समय की है? ब्रिटिशर्स के समय की, तो इसीलिए इसको जो है ब्रिटिश ढांचे पर आधारित होती है ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये किस ढांचे पर आधारित है? ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। सभी को क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई डाउट होगा तो बता देना। ठीक है, ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई अगर डाउट है तो वहां पर तुरंत जो है रोक दीजिए और बता दीजिए कि हाँ सर ये डाउट है। ओके, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सेवाएं ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। क्लियर है सभी को? चलो, 1951 में क्या किया गया? एक एक्ट आया, 1951 का एक एक्ट आया, और इस एक्ट के तहत 1951 के एक्ट के तहत क्या किया गया? इसमें दो अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 1951 के एक्ट के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में दो और सेवाओं को जोड़ा गया जिनका नाम है आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, जो यूपी बिहार के बच्चे हैं बेसिकली उनको आईएएस और आईपीएस इनसे इतना लगाव है जितना अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं होता है। ठीक है, तो आईएएस और आईपीएस इन सेवाओं को कब जोड़ा गया? 1951 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो लिखिए इसको, 1951 के एक्ट के तहत क्या किया गया? दो सेवाएं जोड़ी गई, दो सेवाएं जोड़ी गई, दो सेवाएं जोड़ी गई। सभी को क्लियर है? 1951 के एक्ट के तहत कितनी सेवाएं जोड़ी गई? दो सेवाएं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना बच्चों। चलो, प्रॉपर दिखाई दे रही है सबको क्लास? ठीक है, 1951 के एक्ट के तहत क्या किया गया? दो सेवाएं जोड़ी गई। अब ये दो सेवाएं कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो, ये दो सेवाएं कौन सी थी? फर्स्ट लिखना और सेकंड, आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, तो ये कब जुड़ी थी ये दो सेवाएं अखिल भारतीय सेवा में? तो ये जुड़ी थी 1951 के एक्ट के तहत। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े। 1963 में इसमें जो है 3 और सेवाओं को जोड़ा गया अखिल भारतीय सेवाओं में। 1963 में क्या किया गया? 3 और सेवाओं को जोड़ा गया। अब ये 3 और सेवाएं कौन सी हैं वो अभी हम समझेंगे। लिखना स्टार्ट करिए। 1963 में इसमें क्या किया गया? 3 और सेवाएं जोड़ी गई, सेवाएं जोड़ी गई, सेवाएं जोड़ी गई। क्लियर बच्चों? 1963 में इसमें 3 और सेवाएं जोड़ी गई। समझते हैं ये 3 सेवाएं और कौन सी हैं जो जोड़ी गई हैं? तो पहली सेवा का नाम लिखिए आईईएस। ठीक है, मैं यहां पर इसकी फुल फॉर्म बोल दूंगा, लिखना आपको है। ठीक है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखवाऊंगा। ओके, फुल फॉर्म मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो पहली सेवा कौन सी है? आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, चलो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए।
तीसरा। पहला लिखिए इसमें IES, IES, ठीक है। IES का मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। दूसरा लिखिए IFS, 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 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, भारतीय वन विभाग। दूसरी सेवा कौन सी हो गई? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, IFS, जिसे बोलते हो आप ना IFS, जल्दी से बोलते तो IFS, ठीक है। ऐसे बोलते हैं IS, IS को लगता है कि IAS होता है, लेकिन उसको बोलते ऐसे है ना कि जैसे लगता है IS। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो है लैंग्वेज ग्रो हो रही है, इंग्लिश को हिंग्लिश बनाते जा रहे हैं लोग। मतलब इंग्लिश का मतलब क्या होता है पता है? आजकल के जमाने में इंग्लिश और हिंदी का मिक्स कर दिया गया है। मतलब आधा इंग्लिश रहेगा, आधा हिंदी रहेगा, ठीक है। तो ये होता जा रहा है। अब हमारी इसमें हिंदी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। इंग्लिश का कोई वो नहीं होगा। इंग्लिश तो भाई, इंग्लिश तो वर्ल्ड लेवल की भाषा है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी है वो हमारी भारतीय परिवार की एक मातृभूमि से जुड़ी हुई भाषा है। लेकिन अब उसका धीरे धीरे लोग अंत करते जा रहे हैं इस माध्यम से। क्या किया जा सकता है? मूर्ख, हमारे समाज में मूर्खों की कमी है नहीं। तो IES एंड IFS ये दो सेवाएं हो गई। तीसरी कौन है? तीसरी लिखिए IMHS। क्या बोला मैंने? IMHS। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी लोग। IMHS की फुल फॉर्म लिखना इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। सभी लोग लिख लीजिए इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। फिर से सारी की फुल फॉर्म बता देता हूं ताकि आप लोग नोट कर लो। पहली सेवा जोड़ी गई 1963 में, कौन सी? IES, इंडियन, क्या हो जाएगा? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। दूसरी IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और तीसरी एंड लास्ट IMHS, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इतनी सारी चीजें सभी ने नोट कर रखी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, केंद्रीय सेवाएं हमने पढ़ ली, अखिल भारतीय सेवाएं। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय सेवाएं और इनको विस्तार में समझेंगे। दूसरी हेडिंग डालिए, केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं, ठीक है, केंद्रीय सेवाएं। चलो समझते हैं केंद्रीय सेवाओं को। कोई बताएगा केंद्रीय सेवाओं के बारे में? किसी को पता है कुछ? चलो, अब जो केंद्रीय सेवाएं थी ना बेटा, ये संघीय सरकार के अधीन आने वाली सेवाएं थी। मतलब संघीय सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार किसके अधीन आती थी? संघीय सरकार के अधीन आने वाली सेवाएं थी। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो ये केंद्रीय सेवाएं जो थी वो संघीय सरकार के अधीन आने वाली सेवाएं थी। ऐसे लिख लीजिए, संघीय सरकार के अधीन आने वाली सेवाएं, आने वाली सेवाएं, ठीक है। तो केंद्रीय सेवाएं वो सेवाएं थी जो संघीय सरकार के अधीन होती थी। क्लियर है सभी को? चलो, अब इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती थी, चलिए नोट करिए। इनकम टैक्स सर्विस, ठीक है। आप जो इनकम टैक्स सर्विस ऑफिसर देखते हो ना, तो वो किस सेवा के अंतर्गत काम करते हैं? वो लोग काम करते हैं केंद्रीय सेवा। यानी अगर उनको उनमें रूल रेगुलेशन कुछ भी अगर नियम कानून परिवर्तन करना है तो कौन करेगा? संघ सरकार करेगी, ठीक है। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसके मामले में, ठीक है। चलो, पहली सेवा का नाम लिखिए इनकम टैक्स, ठीक है। पहली सेवा का नाम लिखिए इनकम टैक्स सर्विस। चलो, दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, इनकम टैक्स
सर्विस, ठीक है, इनकम टैक्स सर्विस। पहली सेवा का नाम लिख लिया, इनकम टैक्स सर्विस। अच्छा, इंग्लिश इसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई। पहली सेवा का नाम क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स सर्विस। क्लियर है सभी को? पहली सेवा का नाम इनकम टैक्स सर्विस। ओके, चलो दूसरी सेवा का इसमें नाम लिखिए एक्साइज सर्विस। दूसरी सेवा का नाम लिखिए एक्साइज सर्विस। एक्साइज सर्विस, ठीक है, दूसरी सेवा का नाम लिखिए एक्साइज सर्विस। क्लियर है सभी को? और तीसरी सेवा का नाम लिखिए इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तीसरी सेवा का नाम लिखिए इंडियन फॉरेन सर्विस। तीसरा क्या हो जाएगा? इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, तीसरी सेवा का नाम क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विस। क्लियर है? अब ये सेवाएं ध्यान रखना कि ये सेवाएं किसके अधीन आती हैं? संघ सरकार के अधीन आती हैं। एक सेवा का नाम और लिख लीजिए बेटा, इंडियन पोस्ट सर्विस। ये भी जो है संघ सरकार के अधीन आने वाली सेवा है, इंडियन पोस्ट सर्विस। इंडियन पोस्ट सर्विस, ठीक है, इंडियन पोस्ट सर्विस यहां पे ही रहेगा। बच्चों को होता है नहीं, खकोरने लगते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है। आपने कैसे गलत बता दिया सर? आप तो रोबोट हो, आप गलत बोल ही नहीं सकते। ठीक है, आप सीधे परमात्मा के अवतार हो सर जी, आप कैसे गलत बता सकते हो? आप पढ़ाते हो। ठीक है, तो बेटा हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। गलतियों को स्वीकार करना हमारा यह परम कर्तव्य होता है कि हम गलतियों को स्वीकार करें और उसको आत्म अर्पित करें और उसके बाद में उससे सीखें और फिर उन गलतियों को दोबारा ना करें। ठीक है, गलतियां तो सबसे होती हैं। अब गलतियों की वजह से क्या, लोग कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गलतियां कर देते हैं बहुत बड़ी, उसके बाद गलत कदम उठा लेते हैं, और ऐसा कभी मत करना। ठीक है, जब भी ऐसा मन करे या फिर ऐसा फील हो ना कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है करने के लिए, तो बस 2-3 चीजें ध्यान रखना। पहले तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना। दूसरी बात, जो तुम करना चाहते थे, जब तुमने 4 साल पहले आपने जो है तैयारी के लिए सोचा था कि कल जो है 5 साल 6 साल बाद मैं ये बनना चाहता हूं, ठीक है, तो उसको एक बार दोबारा रिवाइंड करना और सोचना कि मैंने क्या किया है, ठीक है, और मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या अभी मेरे पास इतना वक्त है कि मैं दोबारा उस चीज को कर सकता हूं। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने का कभी मन करे ना, बेसिकली जो कहते नहीं कि जो सबसे घटिया काम है वो यही है। ठीक है, जीवन बहुत ही अनमोल है और जिसने अपने जीवन को व्यर्थ किया है उसने सारी चीजें व्यर्थ कर दी हैं। ये सारी सेवाएं लिख ली आपने, और ये सेवाएं किसके अधीन आती हैं? केंद्र के अधीन आती हैं। केंद्र मतलब संघ सरकार के अधीन, और संघ सरकार में आप सभी लोग जानते हो संसद महाराज बैठे हैं, वो नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, और संसद का प्रधान जानते हो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री वो इंसान है जो पूरे भारत को संचालित करता है। नाम के लिए जो है राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वही है कि नाम के तो हैं बट काम तो उनका होता है, प्रधानमंत्री का सारा। ठीक है, बस नाम के लिए उनको बैठाया गया है कि आप जो है आपके नाम से सारी चीजें की जाएंगी, लेकिन चलेगी हमारी। चलो, नीचे दिख रहा है ना आप सभी को? चलो नोट करिए आगे। चलो, तो केंद्रीय सेवाएं सभी ने पढ़ ली, समझ ली, आ गई सबको अच्छे से समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट लिखिए राज्य सेवाएं। तीसरी सेवा कौन सी है? राज्य सेवाएं।
राज्य सेवाएं, समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली ये वो सेवाएं होती हैं जो राज्य के अधीन आती हैं। ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन इसकी, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि राज्य सेवाएं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो राज्य सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो राज्य के अधीन आती हैं। लिख लो समझने के लिए, ताकि आप जो है जब इसको पढ़ो तो आगे अगर आपके ये लिखा रहेगा ना तो आप आराम से समझ जाओगे। बेसिकली ये वर्ड से ही समझ आ रहा है, राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं मीन्स राज्य के अधीन आने वाली सेवाएं। ठीक है, तो ये वो सेवाएं हैं, लिख लो, ये वो सेवाएं हैं जो राज्य के अधीन आती हैं। अब राज्य के अधीन आती है इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये इन सेवाओं में जैसे जो भी इसमें जो सेवाएं होंगी, इसमें नियम कानून कौन बनाएगा, तो इसमें नियम कानून जो है कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इसमें नियम कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और राज्य सरकार में आप सभी लोग जानते हो कि जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो औपचारिक प्रधान होता है राज्य सरकार में वो राज्यपाल होता है। इसमें भी वही सेम नियम है, जैसे राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री में होता है, वैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल में होता है। ठीक है, नाम के तौर पर तो राज्यपाल का बोलबाला रहता है, लेकिन काम के तौर पर जो है मुख्यमंत्री का बोलबाला रहता है। ठीक है, वही है ना कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। ठीक है, तो यहां पर वही वाला सीन चलता है। ठीक, चलो, राज्य सेवाएं में ये वो सेवाएं होती हैं जो राज्य के अधीन आती हैं। सभी को क्लियर है इतनी बातें। चलो, अब इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं, कुछ सेवाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला लिखिए राज्य लोक सेवा। पहली सेवा इसमें लिखिए राज्य लोक सेवा। राज्य लोक सेवा, ठीक है, पहली सेवा लिख ली राज्य लोक सेवा। दूसरी सेवा इसमें लिखिए राज्य पुलिस सेवा। दूसरी सेवा राज्य पुलिस सेवा। अच्छा, किसी बच्चों को अगर ये डाउट है कि सर क्या इतनी ही सेवाएं हैं राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास, तो बेटा ऐसी बात नहीं है, इतनी ही सेवाएं नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको चीजें समझ में आए, इसीलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, इसके माध्यम से, और ये एग्जाम्पल जो लिखे जा रहे हैं आपके पेपर में पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर हम वो पढ़ेंगे ना कौन कौन सी सेवाएं जो है राज्य सरकार के अधीन आती हैं, कौन कौन सी सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, तो कल की क्लास में हमने समझा था कि जो 97 सेवाएं हैं वो जो है 97 सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन आती है, और 47 सेवाएं 47 यानी 47 सेवाएं राज्य सरकार के अधीन आती है, और वही 52 सेवाएं समवर्ती सूची में, यानी दोनों कानून बना सकते हैं। अब क्या इन सभी को हमको पढ़ना पड़ेगा, कितनी हो गई टोटल, लगभग 150-200 के करीब हो गई। ठीक है, अब जोड़ घटा लेना 200 हो गई शायद। ठीक है, तो इतनी सेवाएं क्या हम पढ़ेंगे बेटा, इतनी सेवाएं पढ़ने लगे ना तो तुम इन सेवाओं में ही रह जाओगे। ठीक है, और तुम्हारी सेवा छूट जाएगी, जिस सेवा के लिए तुम आप जो है पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें हमको छोड़नी पड़ती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं गिव अप करेंगे ना, तो फिर हमारा फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। ठीक है, अब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, किस चीज के लिए बोल रहा हूं, आप समझ जाना। ओके, चलो, ये सारी चीजें समझ में आ गई। दूसरी सेवा कौन सी बताई मैंने आपको, राज्य पुलिस सेवा। क्लियर है सभी को। एक और लिख लीजिए इसमें राज्य न्यायिक सेवा, जुडिशरी सिस्टम इसमें आ जाता है राज्य का। ठीक है, केंद्र का भी होता है, लिखिए राज्य न्यायिक सेवा। न्यायिक सेवा, क्लियर है सभी को। ये हो गई राज्य के अधीन कुछ सेवाएं। ठीक है, और राज्य की डेफिनेशन, ठीक है, राज्य सेवाओं की डेफिनेशन क्या है वो भी हमने समझ ली। क्लियर है सभी को इतनी बातें। चलो एक बार देख लो, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलो,
आगे बढ़े, क्लियर है इतनी बातें सभी को? चलो लिखिए आर्टिकल 309 अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 में जो है किस चीज की चर्चा है? तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, ध्यान से सुनना फिर नोट कराता हूं। इसमें बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं और जो केंद्रीय सेवाएं हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति एवं उनसे संबंधित कानून संसद बनाएगी। ठीक है, नियुक्ति संसद करेगी और उनसे संबंधित कानून जो है वो संसद बनाएगी। किसमें किसमें? पहली अखिल भारतीय सेवा और दूसरी केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा एंड केंद्रीय सेवा, इन दोनों में जिनकी भी नियुक्ति करनी है संसद करेगी और जिन इसमें जो को भी कानून बनाना है, जो भी कानून बनाना है वो संसद बनाएगी। ठीक है, कभी कभी हड़खड़ाहट आ जाती है लफ्ज जो है जुबान पे, ठीक है, उसमें मत जाना, बस समझो। ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, इतना नहीं कि हाँ एकदम मिर्ची खा खा के जो एकदम से स्पष्ट भाषा हो गई है, नहीं, क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग जब करोगे आप तो आपकी जुबान कभी कभी लड़खड़ाती है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, सभी के साथ हो जाता है। ठीक है, बस मैं इस चीज पे खुश हूं, जब मैं जिस उम्र में हूं उस उम्र में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं इस चीज से खुश रहता हूं बस, और मुझे किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। अभी अगर आप जिस उम्र में हो, आप अपने उम्र से बढ़कर काम कर रहे हो ना, तो वही चीजें आपको हैप्पीनेस देंगी। ठीक है, और वही चीजें आपको मोटिवेट भी फील कराएंगी। अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या फिर एज के अकॉर्डिंग उससे नीचे लेवल पे हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, या फिर आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा एक कदम आगे रहने की सोचो, हमेशा दूसरों से आगे रहने की सोचो। जब तक आप दूसरों से आगे नहीं रहोगे तो क्या होगा, लोग आपको कुचल कर आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, अगर आप साथ चलोगे तो भी आप कुचले जाओगे, अगर आप पीछे चलोगे तो भी आप कुचले जाओगे। आप सभी से आगे हो तभी आप सेफ हो। ठीक है, अनुच्छेद 309 में क्या है? अनुच्छेद 309 में अखिल भारतीय सेवाओं, लिख लो इसको पहले, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति एंड कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। क्लियर है? अनुच्छेद 309 सभी को क्लियर है? और इसी में बेटा एक चीज और भी कही गई है। ठीक है, जैसे राज्य सेवा से संबंधित कानून बनाना है तो इसमें कौन बनाएगा? तो राज्य सेवा से संबंधित अगर कानून बनाना है तो राज्य का विधानमंडल द्वारा वो कानून बनाया जाएगा। इसी में लिख लो, राज्य सेवा से संबंधित कानून, राज्य सेवा से संबंधित कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी। राज्य विधान मंडल क्या करेगी? बनाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? राज्य सेवा से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो उसको कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगी। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी था कि कौन कौन सी शक्तियां इनको प्राप्त है, इनकी नियुक्ति, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अभी उसको डिटेल में जो है हमने समझ लिया था, दोबारा हमको समझने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 310 अनुच्छेद 310,
आर्टिकल 310। ठीक है, आर्टिकल 310 लिखिए। आर्टिकल 310। चलो, आर्टिकल 310 में किस चीज की चर्चा है? तो इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवाओं के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना और एक बार में ही याद करने की कोशिश करना। इसमें कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा और जो केंद्रीय सेवा के जो अधिकारी होंगे, 2 मिनट देना बच्चों। चलो, आपकी क्लास चेक कर रहा था कि प्रॉपर जो है आपकी क्लास रन कर रही है या नहीं कर रही है, बस यही चेक कर रहा था। ठीक है, अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा और जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 310 में चर्चा की गई है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो अब यहीं पे जो राज्य सेवा के अधिकारी होंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना धारण करेंगे? चलिए, अब इस क्वेश्चन का आप बताइए, तब तक मैं इसको लिखता हूं। अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा के अधिकारी राष्ट्रपति के के 2 मिनट देना बेटा। राष्ट्रपति के, चलिए लिखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। क्लियर है? फैन गिर जाएगा, थोड़ा सा रुकना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, जो केंद्रीय सेवा और जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हो वो किसके अधीन अपना पद धारण करेंगे? तो वो धारण करेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, वही मैंने आपसे पूछा था कि राज्य सेवा के जो अधिकारी होंगे ये किसके अधीन जो है अपना पद धारण करेंगे? किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? अच्छा, मैं प्रसाद पर्यंत आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रसाद पर्यंत का मतलब है मेरी चलेगी और किसी की नहीं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको निकाल सकते हैं और जब चाहे तब उनको रख सकते हैं। ये उनके मूड पर डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब जब आप कहोगे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड के मैं प्रसाद पर्यंत तो जो है कार्य करता हूं, यानी आपकी गर्लफ्रेंड जब कहेगी तब आप मिलने जाओगे, आपकी गर्लफ्रेंड जब कहेगी तब आप उससे जो है उसको उसके लिए सामान लेने जाओगे। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, आपको आपकी फॉर्म जो है तरह से समझाना पड़ता है। अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि अखिल भारतीय, अच्छा इसमें दूसरी चीज मैं समझा रहा था, राज्य सेवा के जो अधिकारी हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के। लिख लो यहां पे, राज्य सेवा के अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। पद धारण
करते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? तो राज्य सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्लियर है सभी को? चल आगे बढ़े। समझ में आ रही है ना चीजें सभी को? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? चलो इतनी बातें नोट करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करिए सभी लोग। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में चर्चा की गई है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की। अखिल भारतीय सेवा के गठन की चर्चा लिख लो, चर्चा। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 312। ठीक है, इसी के माध्यम से जो है यूपीएससी की नियुक्तियां की जाती है, यूपीएससी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, इन सब की नियुक्तियां इसी आर्टिकल के तहत की जाती है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 312 में की गई है। इतनी बातें सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है ना? चलो चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए। अच्छा इसमें आपको एक चीज समझा देता हूं। अब हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं ना, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, इसमें संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है, अर्थात यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की चर्चा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में जो है, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 315 से 323 तक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस भाग में की गई है, तो भाग 14 में की गई है। ठीक है, भाग 14 में की गई है। सभी को क्लियर है? चलिए एक बार देख लेता हूं कितनी चीजें आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये चीजें हम नीचे काफी चीजें अभी समझ सकते हैं, तो हम पहले नीचे ही समझ लेंगे। तो एक बार यहां से हम हेडिंग डालिए सभी लोग, संघ लोक सेवा आयोग। यहीं पर समझे क्या? चलो यही समझ लेते हैं। हमारा जो है इसको हमको डिटेल में भी समझना है, तो एक जो है एक ही तरफ रहेगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं टाल देता हूं। चलो समझ में आ रही चीजें? चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, संघ लोक सेवा आयोग। अगर किस भाग में अगर चर्चा की गई, मतलब अगर पूछेगा आपसे कि किस भाग में चर्चा की गई है, तो आप क्या बताओगे? भाग 14। किस चीज की चर्चा है? संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अर्थात यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसकी चर्चा की गई है भाग 14 में। ठीक है,
अगर आर्टिकल की बात की जाए कहां से कहां तक, तो 315 से 323 तक इसकी चर्चा है संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, 315 से कहां तक, 323 तक। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब जो है यूपीएससी की स्वायत्त संस्था के रूप में इसका गठन किया जाता है। यूपीएससी का स्वायत्त संस्था के रूप में गठन किया जाता है। ये डेट ध्यान रखना। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, स्वायत्त संस्था के रूप में यूपीएससी का गठन किया जाता है कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन 26 नवंबर को हम जो है संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो 26 जनवरी 1950 को यहां पर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को स्वायत्त संस्था के रूप में इसका गठन किया गया। किसका, यूपीएससी का। 26 जनवरी 1950 स्वायत्त संस्था के रूप में, स्वायत्त संस्था के रूप में यूपीएससी का गठन किया गया। क्लियर है। तो 26 जनवरी 1950 क्या होता है, स्वायत्त संस्था के रूप में किसका गठन किया जाता है, यूपीएससी का। क्लियर है इतनी बातें सभी को। चलिए, अब लिखिए आर्टिकल नंबर 315, अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। अनुच्छेद 315 जो बात करता है किसकी, तो ये अनुच्छेद 315 बात करता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, अर्थात एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इन दोनों की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 315 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में चर्चा की गई है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और वहीं राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, लेकिन इसी में एक बात कह दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो हाई कोर्ट है वो 25 ही है, लेकिन राज्य कितने हैं, राज्य तो 28 हैं। तो अनुच्छेद 229 में ये बात कही गई थी कि एक ही जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे वहां पर अनुच्छेद 229 में ये बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, वैसे यहां पर 315 में कहा गया है, पहले तो ये बात कही गई है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और यहीं पर यह बात भी कह दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। क्लियर है सभी को। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। लिखिए इसमें, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा।
और यहीं पर ये कह दिया गया है, नोट करके लिखना, इसी आर्टिकल में चर्चा है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, यह भी कहा गया है आर्टिकल नंबर 315 में। क्लियर है सभी को? चल, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, हेडिंग डालिए, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। चलिए समझते हैं इस चीज को। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और इसमें 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष, क्या होता है, एक तो होता है अध्यक्ष, और 10 इसमें जो होते हैं वो अन्य मेंबर होते हैं, अन्य सदस्य। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष कितने होते हैं, तो अध्यक्ष तो आप बता ही लोगे कि एक ही होते हैं अधिकतर। ठीक है, और जो है सदस्य कितने होते हैं, ठीक है, तो सदस्य 10 होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, संघ लोक सेवा आयोग में टोटल मेंबर यानी टोटल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, तो इनको ऐड कर दोगे आप, 11 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 11 हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों की संख्या कितनी है, 1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों तरीके से, आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसे आएगा। ठीक है, हम सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, हम निपटा देंगे। ठीक है, तो सभी तरीके से आप तैयार होने चाहिए जब पेपर आपका नजदीक आए। चलो, अच्छा, जो इसके अध्यक्ष हैं और जो इसके सदस्य हैं, किसके, संघ लोक सेवा आयोग के, इनकी नियुक्तियां कौन करता है, तो इनकी नियुक्तियां जो करता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में हमने क्या पढ़ा, पहली चीज, एक अध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चल, आर्टिकल लिखिए 316, आर्टिकल 316, अनुच्छेद 316 जो बात करता है किस चीज की, तो अनुच्छेद 316 में बात की गई है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, इस चीज की चर्चा है अनुच्छेद 316 में, किसकी, नियुक्ति और पदावधि, किसकी, संघ लोक सेवा आयोग की और राज्य लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग
आयोग की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और उनकी पदावधि की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 316 में। क्लियर है सभी को? चलो, अब यूपीएससी की अगर बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यूपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वही राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? और वहीं दूसरी तरफ राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सभी को क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। अच्छा, यहीं पर समझा देता हूं, कार्यकाल यहां पे लिख लेना। चलो, यहां पे लिख देता हूं कार्यकाल। ठीक है, बात की जाए अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? ठीक है, और वही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल की अगर हम बात करें, तो यहां भी 6 वर्ष लेकिन 62 वर्ष। ठीक है, तो ये कार्यकाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें 62 वर्ष है, इसमें 65 वर्ष है, और यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग छोटा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना कि छोटा है तो जो है कम होगा, और बड़ा है तो ज्यादा होगा। ठीक है, याद करना है चाहे जैसे करना है। ठीक है, हमारा काम है हमको याद करना है, और वो हम चाहे जैसे करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े बेटा। चलो, आर्टिकल 317, अनुच्छेद 317 लिखिए। आर्टिकल अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 इसमें किस चीज की चर्चा है? तो इसमें जो है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके निलंबन की चर्चा है, उनको हटाया कैसे जाएगा, इस चीज की चर्चा है अनुच्छेद 317 में। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? निलंबन की चर्चा है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के निलंबन की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 317। ठीक है, अनुच्छेद 317 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के निलंबन की चर्चा है। क्लियर है सभी को? चलो, अच्छा, अगर एक बार राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्त कर दिया गया इनको, ठीक है, मान लो आपको जो है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, मान लो अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपको, ठीक है, अब आप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए, आपके वेतन, आपके भत्ते और कोई अलाभकारी परिवर्तन, मतलब जो आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है, आपके लाभ के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है, उल्टा हो, यानी आपका लाभ उसमें
तो आपका घाटा छिपाओ, ठीक है। तो ऐसी कोई चीजें नहीं की जा सकती, ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और इनके भत्ते या फिर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए आर्टिकल नंबर 319, अनुच्छेद 319। एक बार देख लेता हूं, चीजें नीचे दिखेंगी आपको। चलो एक आर्टिकल तो हम पढ़ ही लेंगे नीचे, आर्टिकल 319, आर्टिकल 319, आर्टिकल 319 जिसमें चर्चा की गई है किसकी, तो आर्टिकल नंबर 319 में क्या चर्चा है, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी। आर्टिकल 319, चलो क्लियर है इतनी बातें सभी को। चलो आर्टिकल 319 में अगर बात की जाए तो इसमें सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायर होने के बाद कहा गया है कि दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं, अगर ये एक बार रिटायर हो गए तो इसके बाद इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस चीज की चर्चा है आर्टिकल नंबर 319 में, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है, दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। सेवा होने पर दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। क्रॉस से ध्यान रखना, नहीं होगी, ठीक है। दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, क्लियर है सभी को। अगर एक बार नियुक्त कर दिया तो दोबारा इनके सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, एक ही बार मिलेगा चांस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 को बेटा हम यहां पर समझेंगे, ठीक है, यहां जगह खाली है तो ध्यान रखना, हम आर्टिकल 320 को अब हम कहां समझने वाले हैं, यहां पर समझने वाले, ठीक है। तो लिखिए आर्टिकल 320 जिसमें चर्चा की गई है किसकी, तो इसमें चर्चा है लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों की, ठीक है। अनुच्छेद 320 में चर्चा की गई है लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों की। लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों की चर्चा है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्य की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 320 में, ठीक है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों की चर्चा की गई है, क्लियर है सभी को। आखिरी, आज का आखिरी आर्टिकल है, लिखिए आर्टिकल 322 तक ही करेंगे हम आज, ठीक है। चलो अनुच्छेद 322 जिसमें चर्चा किस चीज की है, तो इसमें लोक सेवा आयोग के खर्चों की चर्चा अर्थात व्यय की चर्चा है। तो लोक सेवा आयोग के व्यय की चर्चा है, अर्थात यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में करके खर्चों की चर्चा है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के व्यय अर्थात खर्चों की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 322 में।
क्लियर है बेटा सभी को? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अच्छा एक बात यहां पर रह गई जो आपको मुझे बतानी थी। जैसे कि यहां पर आपने आर्टिकल 317 पढ़ा है जिसमें चर्चा की गई है संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निलंबन की, ठीक है। जिसमें अगर संघ लोक सेवा आयोग का अगर कोई सदस्य है मान लो, ठीक है, उसको निलंबित करना है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह से राष्ट्रपति जी जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निलंबन करेंगे। और वहीं अगर जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निलंबन करना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 317 का प्रयोग करके इसके तहत हाई कोर्ट की सलाह से राज्यपाल करेंगे। ये कॉमन सी चीजें हैं लेकिन मुझे बतानी थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार में नहीं समझ में आती तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितनी बार देखना है देखो। यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मन चाहे जितनी बार जो है देख सकते हो, ठीक है। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, मनो जितनी बार पढ़ो, ठीक है। तो जब तक समझो, जब तक पढ़ो, जब तक कि समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो इसी प्यारी बात के साथ आज विदा लेंगे आपसे, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।